हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। कैंसर कोई भी हो, लेकिन कैंसर का नाम आते ही लोगों के मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में, जो कि भारत में बहुत ही आम है। ज़्यादातर मुंह का कैंसर 40 की उम्र के बाद होता है। पुरुषों में इसके होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर वेदांत काबरा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार अनुज। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल बहुत ही कॉमन है और बहुत सिंपल है कि ओरल कैंसर होता क्या है। सो ओरल यानी मुंह। मुंह के कैंसर को ओरल कैंसर कहते हैं। अब मुंह में भी कई हिस्से होते हैं, जैसे अपना होठ है, अंदर में जीभ है, गाल के अंदर का हिस्सा है, जबड़े हैं, तालू है जो ऊपर में होती है, और जीभ में भी आगे और पीछे के हिस्से में डिवाइडेड होता है। तो इन सारे जगहों के कैंसर्स को मिलाकर ओरल कैंसर की डेफिनेशन या मुंह के कैंसर की डेफिनेशन होती है। ओके डॉक्टर, इसके लक्षण क्या होते हैं। सो ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर का लक्षण बताने के पहले मैं उन चीजों के बारे में सावधान करना चाहूंगा जो प्री कैंसरस होते हैं या ओके। कैंसर के पहले की अवस्था होती है। ओके। जैसे मुंह के अंदर या जीभ में जबड़ों में कहीं पर सफेद चकत्ते होना या लाल चकत्ते होना, जिनको हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो जो लाल चकत्ते होते हैं वो ज्यादा चांस है कि कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। करीब करीब 40-45% उनमें से कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। जो सफेद चकत्ते होते हैं जिनको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, उनका कैंसर में तब्दील होने का चांस कम होता है, लेकिन वो भी प्री कैंसर स्टेज को बताते हैं और ये बताते हैं कि आपके अंदर के मुंह की लाइनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और अभी भी सावधान हो जाना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि आगे कैंसर ना बन सके। अब अगर हम कैंसर की बात करें तो मुंह के अंदर कोई भी छाले का होना जो ज्यादातर दर्द रहित होता है, पेनलेस होता है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा, 3-4 हफ्ते की दवा हो गई, ठीक भी नहीं हो रहा और धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है, ये सबसे कॉमन कारण होता है, सबसे कॉमन लक्षण होता है मुंह के कैंसर का, मुंह में छाला या अल्सर। ओके। कभी कभी जब वो छाला बड़ा हो जाता है और नसों पे दबाव डालने लगता है तो उसकी वजह से कान में दर्द हो सकता है, क्योंकि जो नसें कान को सप्लाई करती हैं उन्हीं में से उन्हीं नसों के कुछ हिस्से मुंह में भी सप्लाई देते हैं। ओके। उसके अलावा गले में गांठ का होना, क्योंकि मुंह का जो कैंसर होता है वहां से स्प्रेड होकर सबसे पहले गर्दन में आता है। तो जी। गर्दन में अगर कोई गांठ मिल रही है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है या हार्ड है और पेनलेस है खासकर, तो वो कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है। यदि हम मुंह के पिछले हिस्से में देखें तो जीभ के पिछले हिस्से में यदि कैंसर है तो वो खाने को निगलने में तकलीफ कर सकता है, या चूंकि वो बड़ा कैंसर हो जाता है तो हम उसको एक मेडिकल टर्म देते हैं हॉट पोटैटो स्पीच। ऐसी आवाज होने लगती है जैसे कि अंदर में कोई गर्म सा आलू रख दिया हो किसी ने मुंह के अंदर। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं मुंह के कैंसर के। गले के कैंसर के लक्षण थोड़े से अलग होते हैं इससे। ओके डॉक्टर, भारत में ओरल कैंसर इतना कॉमन है और क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है। काफी कॉमन है, आपने सही कहा, और पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, ये भी आपने सही कहा। आपने एक बात और कही थी कि जनरली 40 वर्ष से ज्यादा में मिलता है। राइट। ऐसा जरूरी नहीं है। हम ओके। लोग 20, 25, 22, 28, 35 वर्ष के बहुत मरीज देख रहे हैं। ओके। आज की तारीख में पुरुषों में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है इंडिया में, और महिलाओं में 5वें नंबर पर है अगर भारतवर्ष में देखें तो। और करीब करीब 1,80,000 मरीज मुंह के कैंसर के हर साल नए मरीज हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये हमारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेटा है, जो मैं समझता हूँ कि कम ही बता रहा है, क्योंकि कैंसर रजिस्ट्री सारे कैंसर्स को कैप्चर नहीं कर पाती है। क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल। दूसरे कैंसर्स की तरह ये भी खतरनाक हो सकता है यदि इसको समय पर ध्यान नहीं दिया गया, समय पर डायग्नोसिस और इलाज नहीं किया गया। तो अर्ली स्टेज में यदि कर लें तो क्योर रेट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन लेट स्टेज में ये खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टर, ये कितना खतरनाक हो सकता है। आ, कितना खतरनाक मतलब, अगर जानलेवा है तो इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? अच्छा। और कई बार सिर्फ जानलेवा ही नहीं, इसके कैंसर ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर है मुंह में कि अगर उस कैंसर का इलाज किया जाए, उस हिस्से को निकाला जाए या उसमें रेडिएशन किया जाए, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस करने पड़ते हैं। बहुत तकलीफ होती है कई चीज़ों में, जो हम और आगे आपसे उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर जो एडवांस्ड कैंसर्स हैं, स्टेज 3 के
उसमें कैंसर को क्योर कर पाना मुश्किल होता है, और जो स्टेज 4 के कैंसर हैं उसमें तो क्योर रेट होता ही नहीं है, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर इसके होने की वजह क्या है, क्यों होता है ये? सबसे बड़ी वजह है तंबाकू या उससे रिलेटेड चीजों का सेवन करना। करीब करीब 85 से 90% मुंह के कैंसर भारतवर्ष में तंबाकू की वजह से, सुपारी की वजह से, पान मसाले की वजह से। लोग समझते हैं कि मैं पान मसाला खा रहा हूँ, उसमें तंबाकू तो है नहीं, राइट। लेकिन पान मसाले में भी सुपारी और कत्था चूना ये सब होता है, जो इन इटसेल्फ ओरल कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा किसी के यदि दांत बहुत शार्प हैं और बार बार आपके मुंह के किसी हिस्से को वो हिट कर रहे हैं, तो वहां बार बार इंजरी होती है, और लंबे समय में वो भी कैंसर बन सकता है। ओके। अल्कोहल का सेवन, अगर अल्कोहल और तंबाकू दोनों को साथ में लिया जाए, तो वो एक और एक मिलके दो नहीं 11 बन जाते हैं, और फिर और चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा तीखे खाने का सेवन पूरे समय करना, तो स्पाइसेस से भी अंदर की लाइनिंग में इरिटेशन होता है। और यदि हाइजीन प्रॉपर नहीं है, डेंटल हाइजीन नहीं है, डेंटल केरीज हैं, तो बार बार उसमें इन्फेक्शन रहेगा, लंबे समय तक इन्फेक्शन रहेगा, और वो भी एक इरिटेशन करके कैंसर का कारण बन सकता है। अब एक और है वायरस, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में उसका सबसे बड़ा कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। वो विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में काफी कॉमन कारण है थ्रोट के कैंसर का और मुंह के कैंसर का भी, और भारतवर्ष में भी अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है और कैंसर को स्टेजेस में कैसे बांटा जाता है? किसी भी अन्य कैंसर की तरह इसमें भी एक बायोप्सी करनी होती है, जो कि छोटा सा टुकड़ा, जहाँ पे वो छाला बना हुआ है उससे एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देके, और उससे उसका पता लगता है। यदि जो गर्दन में गांठ है, लिम्फ नोड्स जो मैंने बताए थे, उसमें एक नीडल डाल के उससे टेस्ट किया जाता है। तो ये तो डायग्नोसिस हुआ कैंसर का। सिर्फ डायग्नोसिस करके काम नहीं चल सकता, क्योंकि कैंसर कहाँ तक है, अंदर में आपको यहाँ गाल के अंदर की लाइनिंग में दिख रहा है, अंदर में कहाँ तक गया है, शरीर के किसी और हिस्से में गया है कि नहीं गया है, इन सब की जांच करना भी जरूरी है। और कुछ पेशेंट्स में एमआरआई की जरूरत पड़ती है, कुछ में पूरे बॉडी का स्कैन होता है, जिसको पेट सीटी स्कैन बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। एक होता है स्टेज, कि कैंसर कितना फैल चुका है या कितना बड़ा हो चुका है, और दूसरा होता है ग्रेड। ग्रेड का मतलब है कि कैंसर की तीव्रता कितनी है, वो ओके। कितना तेजी से बढ़ रहा है, एग्रेसिवनेस कितनी है। ग्रेड जनरली 1, 2 और 3 होता है, और स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो स्टेज मतलब पहला स्टेज यानी बहुत छोटा सा है, 2 सेंटीमीटर से कम का कैंसर है, गर्दन में कोई गांठ नहीं है। दूसरा स्टेज का मतलब होता है कि 2 सेंटीमीटर से थोड़ा और बड़ा हो रहा है, कभी गर्दन में अर्ली गांठ आ रही है। तीसरा मतलब वो आसपास में और आसपास की जगहों में घुस रहा है, या गर्दन की गांठें थोड़ी बड़ी हो रही हैं। और चौथे स्टेज का मतलब है कि वो कुछ और आसपास के ऑर्गन्स में घुसा, या शरीर के दूसरे हिस्सों में चला गया। तो ये हुआ स्टेज। इन हर स्टेज में ग्रेड 1, 2 या 3 के कैंसर हो सकते हैं। तो स्टेज 1 में भी ग्रेड 3 हो सकता है, उसका मतलब अभी वो स्टेज 1 है, लेकिन वो चूंकि ग्रेड 3 है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और स्टेज 3 में भी ग्रेड 1 का कैंसर हो सकता है, जो जिसकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। सो आई होप आई बीन एबल टू मेक इट क्लियर व्हाट इज ग्रेड एंड व्हाट इज स्टेज। राइट। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ओरल कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है। जनरली सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, और आजकल अब नई है टारगेटेड थेरेपी भी आ गई हैं, इन चार विधाओं का मिश्रण होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज होता है। सो अर्ली कैंसर्स, पहले स्टेज के या दूसरे स्टेज के, जनरली सर्जरी की जाती है उसमें। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ रेडिएशन करके भी काम हो सकता है। तीसरे स्टेज में आते आते सर्जरी और रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, और कुछ मरीजों में कीमो की भी जरूरत पड़ती है। दूसरे स्टेज में भी कभी कभी रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। और जो चौथे स्टेज के कैंसर्स होते हैं, उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी या कभी कभी रेडिएशन कीमो होती है, जिनमें कि कैंसर दूसरे जगह फैल चुका है। मुंह के कैंसर में एक खराब बात भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, कि बहुत एडवांस स्टेज पर होने पर भी वो लोकल एरिया में होते हैं, और उनको हम लोग ऑपरेशन करके निकाल पाते हैं। सो ओके। समराइज करें यदि, तो अर्ली स्टेज में सिर्फ सर्जरी, मिडिल स्टेजेस में सर्जरी और रेडिएशन, कीमो भी ऐड हो सकती है, लास्ट स्टेजेस में सिर्फ कीमोथेरेपी होती है, और सर्जरी का उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। डॉक्टर मेरा अगला सवाल जो है वो थेरेपी से ही रिलेटेड है। जो थेरेपीज़ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इससे राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है?
ठीक है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। मैं सर्जन हूँ और सर्जरी के पहले बताता हूँ। सर्जरी जब भी हो तो उसमें सर्जरी के तुरंत बाद इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस जैसे इन्फेक्शन है, हीलिंग प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जो कि कुछ 8-10% पेशेंट्स में होती हैं। ज़्यादातर की रिकवरी उस समय अच्छी होती है, लेकिन उसके वजह से लॉन्ग टर्म में और प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद फिर कई बार रेडिएशन भी ऐड होता है, तो उन दोनों की प्रॉब्लम्स और ऐड हो जाती हैं। तो जब हम लोग मुंह की सर्जरी और गर्दन की सर्जरी करते हैं तो शोल्डर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होती हैं, कंधे की एक्सरसाइज। यदि कंधे का मूवमेंट सही नहीं किया गया, एक्सरसाइज सही से नहीं की गई, तो लंबे समय में कंधा जाम हो सकता है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर का भी नाम दे सकते हैं एक तरह से। क्योंकि यहाँ पे कुछ नसें जाती हैं जो ऑपरेशन के दौरान उनके आसपास हमें ऑपरेशन करना होता है, और अगर फिजियोथेरेपी ठीक नहीं की गई तो शोल्डर में प्रॉब्लम आती है। ओके। रेडिएशन की वजह से मुंह के अंदर छाले बनते हैं, मुंह में ड्राइनेस आती है, क्योंकि कई बार रेडिएशन में जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो लार बनती है उसके सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो भी रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं। आजकल नई टेक्निक्स में सलाइवरी ग्लैंड्स को हम लोग स्पेयर कर पाते हैं, ताकि मुंह की ड्राइनेस और कम हो पाए। उसी तरह से रेडिएशन की वजह से जब हीलिंग होती है, कोई भी ऑपरेशन के बाद भी जब हीलिंग होती है, और रेडिएशन के बाद ये थोड़ा ज़्यादा देखने में आता है कि टिश्यूज थोड़े हार्ड से होने लगते हैं, नेक में हार्डनेस आ जाती है, या नेक की स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में ये डार्कनेस धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन कुछ रेसिडुअल डार्कनेस रह सकती है लंबे समय तक, और हार्डनेस भी रह सकती है। जिस एरिया में रेडिएशन हुआ है उस एरिया के बाल परमानेंटली चले जाते हैं। तो अगर एक तरफ है तो उस तरफ के बाल खत्म हो जाते हैं, दूसरे तरफ बाल दाढ़ी फिर भी आती है। राइट। कीमोथेरेपी में इसी तरह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी से हमारे इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है टेम्परेरीली। उस समय इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, और अलग अलग कीमोथेरेपी की दवाओं के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कीमो दी गई, उसके हिसाब से साइड इफेक्ट। अब इनसे बचा कैसे जाए? अगर सर्जरी करते समय, रेडिएशन देते समय सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो ये मिनिमाइज हो सकते हैं, खत्म कभी नहीं हो सकते। ओके। इनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, बहुत एग्रेसिवली फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, और अपने सर्जरी और रेडिएशन के पहले डेंटल क्लीनिंग, ओरल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही रेडिएशन चालू होना चाहिए। उसकी वजह से अगर मुंह में इन्फेक्शन है और रेडिएशन किया गया तो साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जी। डॉक्टर, ये जो सर्जरी हैं ये माइनर सर्जरी होती हैं या फिर मेजर सर्जरी भी होती हैं? तो किसी भी अनुजी किसी भी रवि किसी भी सर्जरी को माइनर नहीं समझा जा सकता, ओके। लेकिन यदि हमें कैटेगराइज करना है इनको, तो ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो दूसरे तीसरे चौथे स्टेज तक आते हैं, तो वो बहुत मेजर सर्जरी होती है, और उसमें प्लास्टिक सर्जरी भी लगती है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा उस एरिया का निकाल दिया, तो उसको बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती है, और ये सर्जरियाँ करीब 8-8 10-10 घंटे तक भी चलती हैं कई बार। डॉक्टर, क्या इलाज हो जाने के बाद क्या ओरल कैंसर फिर से हो सकता है या कोई इसके सिम्टम्स फिर से आ सकते हैं? हाँ, तो जितना पहले अर्ली स्टेज होगा, उतना चांस रीअकरेंस का या दोबारा आने का कम होता जाता है। ओके। तो पहले स्टेज, दूसरे स्टेज में 80 से 90% लोग उस कैंसर से क्योर हो जाते हैं। तीसरे स्टेज में यही घट के 50-60% तक रह जाता है, और चौथे में क्योर नहीं होता। कैंसर या तो पूरी तरह जाता नहीं है, या जाकर वापस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा और ऑलमोस्ट सर्टेन होती हैं। इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंबाकू की वजह से होता है, तो तंबाकू से एक कैंसर बना, लेकिन अंदर की पूरी लाइनिंग खराब हो चुकी होती है। तो हर साल यदि हम 100 ओरल कैंसर के मरीजों को लें जिनका इलाज हो चुका है, तो हर साल उनमें से 5% लोगों में नया कैंसर बनेगा। ओके। ये एक नया कैंसर बन सकता है, पुराने कैंसर से दूर। अगर इस तरफ हुआ तो इधर आ सकता है, दूसरी तरफ आ सकता है, जीभ में आ सकता है, तो ये नया कैंसर बनता है। ओके डॉक्टर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, ओरल कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर ये दोबारा रिपीट हाँ, होता है तो उसके लिए क्या क्या करें हम? ये मेरे ख्याल से आज की जो हमारी बातचीत है, इसका सबसे अहम सवाल यही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सभी को मालूम है, राइट? और जैसा मैंने बताया कि इसके क्या क्या कारण हैं, यदि आप कारणों पर ध्यान दें तो बचाव अपने आप सामने आ जाएगा। तंबाकू, सुपारी, पान पराग, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला। कुछ लोग कहते हैं हम तो तंबाकू नहीं खाते, लेकिन दिन भर मुंह में सौंफ, इलायची, लौंग ये सब रहता है, वो भी इरिटेशन करता है। हालांकि तंबाकू के जितना नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी चीज़ जो मुंह में पूरे समय रहे और इरिटेशन करे, वो दिक्कत कर सकती है। सो तंबाकू, अल्कोहल, सुपारी, पान पराग,
इन सब से बचना, हेल्दी डाइट को लेना, फ्रेश फ्रूट्स लेना, वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना, उसके बाद अपने हाइजीन, ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना, जी। इन्फेक्शन से बचना, जैसा मैंने बताया आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सो कुछ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसमें कि मुंह में वो इन्फेक्शन आने की चांस रहती है, उनसे बचना चाहिए। ओके। इस तरह से आप समझें कि करीब करीब अगर इंडिया में देखें तो 80% 90% ओरल कैंसर से बचा जा सकता है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद अनुज, मुझे बुलाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि लोग इन प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखेंगे और ओरल कैंसर को होने से बचाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि भारत में ओरल कैंसर कितना आम है और इससे कैसे बचा जा सकता है, मैं आप सभी से बस यही निवेदन कर सकता हूं कि गुटखा जैसी चीज़ों का आप सेवन ना करें। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.